हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 3 लेके आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के बारे में एकदम ढंग से पढ़ लिया था। कोई सा भी ऐसा बालक जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, यूट्यूब वाले बालकों के लिए ऊपर मैं आई बटन पे लिंक लगा दे रहा हूँ, जाकर के उसे टैप करो और देख करके आओ। और जितने भी बच्चे इसको हमारी वेबसाइट skillshala.in के ऊपर देख रहे हैं, उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जाओ जाके चेक करो, सेकंड वीडियो देख लो सॉल्युबिलिटी। ओहो हो, बड़ी मस्त वीडियो है, हाँ कि ना। और साथ ही साथ जो भी हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं या इससे सारे के सारे आगे के लेक्चर्स में या तुम्हारे सारे केमिस्ट्री के नोट्स मैंने अपनी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट, तुम सबकी वेबसाइट skillshala.in के ऊपर डाल रखे हैं, और तुम लोग वहां पे जाकर उन सारे नोट्स को फ्री में देख सकते हो। और कोई सा भी ऐसा बालक जो लेक्चर के साथ साथ लिखना चाहता है, अपनी कॉपी पेन उठाए और मेरे साथ हेडिंग डाले। आज की क्या हेडिंग डाले? हेडिंग डाले वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत बेशुमार इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं तुम्हारे को कहता हूं, ये समझो सॉल्यूशन चैप्टर का मेजर पार्ट दो ही चीजें कवर करती है, एक वेपर प्रेशर करता है और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करती है, जहां से तुम्हारे पेपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी निकलते हैं। थ्योरी वाला पार्ट बहुत सारा आता है, क्वेश्चन वाला पार्ट, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट भी बहुत आता है। समझने की कोशिश करना पेपर प्रेशर होता क्या है। हमें पता है कि मान लो अगर मेरे पास कोई लिक्विड है, कोई सा भी लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड हो सकता है, हाँ कि ना। इस लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं दो तरह के। कितने तरह के? दो तरह के। एक वो पार्टिकल जो इसके सरफेस सरफेस पे रहते होंगे, उन पार्टिकल्स को कहा जाता है सरफेस के पार्टिकल्स। क्या कहा जाता है? सरफेस के पार्टिकल। और एक वो पार्टिकल जो सरफेस से नीचे रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं बल्क के पार्टिकल्स। बल्क के पार्टिकल्स। छी 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 छी, क्या बता रहे मास्टर, चौथी क्लास में पढ़ते हैं सब। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं। इवेपोरेशन जब कभी भी होता है किसी पानी के अंदर, इवेपोरेशन तुम्हें पता है एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर आसपास के पार्टिकल्स क्या करते हैं? आसपास के पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और सारे के सारे लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो किस में कन्वर्ट होना चालू कर देते हैं? वो हमारे वेपर्स में कन्वर्ट होना चालू कर देते हैं। वेपर्स तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो। वेपर्स क्या होते हैं कि हमारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो के गैसियस फॉर्म में आने चालू हुए, और लिक्विड के पार्टिकल को गैसियस फॉर्म के अंदर ही क्या कहा जाता है? वेपर्स कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो सरफेस के पार्टिकल और ये जो बल्क के पार्टिकल है, कौन ज्यादा कैपेबल है वेपर्स को फॉर्म करने के लिए? सरफेस वाले पार्टिकल्स या बल्क के पार्टिकल्स? अब तुम में से आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर होगा कि सरफेस के पार्टिकल कहीं ना कहीं वेपर फॉर्म करने के लिए ज्यादा कैपेबल है, क्योंकि ऊपर ऊपर रहते सरफेस के, आसपास से हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, और सरफेस के सारे पार्टिकल्स के पास एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों एनर्जी ज्यादा होती है? क्योंकि उन्होंने हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रखी है। नीचे वाले पार्टिकल थोड़ी कर सकते हैं। अगर इनके पास हीट ज्यादा होगी तो आधे से ज्यादा वेपर जो सरफेस के ऊपर है वो कन्वर्ट होकर किस में चले जाएंगे? वो वेपर में कन्वर्ट होकर के आसपास बाहर निकल जाएंगे, हाँ कि ना। वेपर क्या होता है? वेपर और कुछ भी नहीं, जब कभी भी लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं तो वो अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड की गैसियस फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेपर। वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब क्या है? वाटर के पार्टिकल जब गैसियस फॉर्म में आ चुके। क्या कोई दिक्कत? और कहीं ना कहीं सरफेस के पार्टिकल ज्यादा कैपेबल है, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज्यादा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा वेपर फॉर्म कर पाते हैं। छी 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 छी। लेकिन तुम्हें पता है ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि प्रोसेस कौन सा हो रहा है, डिपेंड करता है प्रोसेस कौन सा हो रहा है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग चाहे सरफेस के पार्टिकल कन्वर्ट करें या सरफेस या बल्क दोनों के पार्टिकल्स को वेपर में कन्वर्ट करें। तुम्हें पता है लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के दो पॉसिबल तरीके हम लोगों ने पढ़े। एक हमारे पास होता है बॉइलिंग, या तो उसको हम लोग बॉइल करें, और दूसरा पॉसिबल तरीका हमारे पास होता है इवेपोरेशन का। क्या होता है? इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन का। दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि बॉइलिंग हम लोग इसको किसी भी लिक्विड को हीट करके उसको वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं लिक्विड को हीट करूंगा तो बल्क के पार्टिकल्स को भी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि मैं आग दे रहा हूं, मैं हीट एनर्जी दे रहा हूं, बल्क के पार्टिकल भी साथ साथ गर्म होंगे, सरफेस के पार्टिकल भी साथ साथ गर्म होंगे। और अगर मैं इवेपोरेशन कर रहा हूं, इवेपोरेशन मैं करता नहीं, इवेपोरेशन खुद से होती है, हाँ कि ना। इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना होता है? इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या है? यहाँ पे सबसे पहले सरफेस के पार्टिकल्स को हीट मिलती है, वो कन्वर्ट होते हैं, फिर जैसे ही ये सरफेस के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, नीचे वाली जो लेयर है वो सरफेस का पार्टिकल बन जाएगी, फिर वो कन्वर्ट होना चालू होगी, हाँ कि ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग इवेपोरेशन करवा रहे हैं तो सिर्फ सरफेस के पार्टिकल पहले कन्वर्ट होते हैं वेपर में, हाँ कि ना। और अगर हम लोग बॉइलिंग करवा रहे हैं तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, यहाँ पे सरफेस और बल्क दोनों के ही पार्टिकल वेपर के अंदर कन्वर्ट हो। ये सब तो पहले से पढ़ते हुए, ये सब तो पहले से पढ़ते हुए। क्या नया? क्या ये वेपर प्रेशर क्या है, साथ में प्रेशर क्या लगा हुआ है? मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर यही सब चीजें मैं किसी ओपन कंटेनर के अंदर कर रहा होता, अगर यही सब चीजें मैं किसी ओपन कंटेनर के अंदर कर रहा होता, तो ये जो हमारे वेपर के, ये जो हमारे पानी के पार्टिकल्स है, जब वेपर में कन्वर्ट होते तो क्या निकल निकल के हमारे बीकर से बाहर चले जाते हैं, हाँ कि ना। मैंने क्या बोला? इन ओपन कंटेनर, इन
ओपन कंटेनर all water vapors, सिर्फ water vapor नहीं, all vapors of a volatile liquid, all vapors of a volatile liquid went out from a beaker, which leads to decrease in mass of a liquid. जैसे जैसे किसी ओपन कंटेनर के अंदर ये वेपर्स कन्वर्ट हो के वेपर्स में, ये जितना लिक्विड है सारा वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर निकलते जाएगा, जैसे जैसे पार्टिकल निकल निकल के वेपर में बाहर चले जाएंगे ओपन में, क्या धीरे धीरे इस वाटर का मास कम होता जाएगा? हाँ कि ना? क्या इन वेपर्स को ओपन कंटेनर के अंदर पकड़ के रखना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। इन वेपर्स को मैं ओपन कंटेनर के अंदर पकड़ करके नहीं रख सकता। हाँ कि ना? जैसे जैसे ओपन कंटेनर के अंदर वेपर्स होंगे, वेपर्स वॉलेटाइल लिक्विड कोई सा भी ऐसा लिक्विड होता है जो वेपर्स में कन्वर्ट हो पाए, जो इवेपोरेट हो पाए, कोई सा भी ऐसा लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो पाता है। तो किसी भी वॉलेटाइल लिक्विड के ओपन कंटेनर के अंदर वेपर बनते हैं, वो आसपास सराउंडिंग में निकल जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वाटर का अमाउंट क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। तो हमारे को क्या मतलब, अगर यही चीज मैं किसी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर देखता, ओपन कंटेनर के अंदर इन वेपर्स को पकड़ के रखा नहीं जा सकता। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ला करके इसके ऊपर एक थाली रख दूं, क्या रख दूं? एक थाली रख दूं। रुक जाओ, लाल रंग की थाली रखूंगा मैंने, ला करके इसके ऊपर क्या रख दिया? एक थाली रख दूं। थाली रख करके इस पूरे के पूरे कंटेनर को क्या कर दिया? इस पूरे के पूरे कंटेनर को क्लोज कर दिया। क्या अब और वेपर यहां से बाहर जा पाएंगे? नहीं। वो सारे के सारे वेपर कहां फंस के रह जाएंगे? वो सारे के सारे वेपर इसके अंदर ही फंस के रह जाएंगे। और अंदर क्या होगा? अब अंदर से पार्टिकल बाहर जा नहीं सकते। सरफेस के ऊपर से जितने भी वेपर है वो बाहर निकल के जा नहीं सकते, क्योंकि कंटेनर क्लोज है। और कंटेनर क्लोज है तो वेपर सारे अंदर ही रह जाएंगे, और वेपर अंदर मोशन होने की वजह से आसपास की वॉल से टकराते हैं और उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर। क्या बोला मैंने बोला अगर यही सेम कंटेनर मेरे पास क्लोज्ड होता, अगर यही सेम कंटेनर मेरे पास एक क्लोज्ड कंटेनर होता, तो क्या होता? क्लोज्ड कंटेनर मतलब जिसके ऊपर मैंने कुछ ना कुछ बंद कर रखा है, थाली रख रखी है। क्लोज्ड कंटेनर के अंदर क्या होता है? ये जो हमारे पास वॉलेटाइल लिक्विड है, कोई सा भी वॉलेटाइल लिक्विड, जरूरी नहीं है सिर्फ वाटर लो, वाटर तो सबसे कॉमन एग्जांपल हो गया, हाँ कि ना? ये हमारे पास कोई सा भी वॉलेटाइल लिक्विड है, अगर ये अपने पार्टिकल्स को कन्वर्ट करके वेपर में आसपास की सराउंडिंग में निकलते, अब ये क्लोज्ड कंटेनर के अंदर वेपर बाहर नहीं निकल के जा सकते। ओपन कंटेनर के अंदर तो बड़ी इजीली बाहर निकल गए थे सारे के सारे, लेकिन क्लोज्ड कंटेनर के अंदर बाहर नहीं निकल सकते। क्लोज्ड कंटेनर के अंदर क्या होगा? क्लोज्ड कंटेनर सारे के सारे पार्टिकल अंदर बीच में फंस के रह गए, ये जो वेपर है, और ये वेपर रैंडम मोशन होने की वजह से आसपास की वॉल से लिक्विड के सरफेस से कोलाइड करते हैं तो क्या अप्लाई करते हैं? प्रेशर अप्लाई करते हैं, और प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। जैसे मान लो कि मैं वेपर, हाँ कि ना, ये पूरा का पूरा कंटेनर क्लोज्ड, अब वेपर के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो जाकर के किसी ना किसी वॉल से कोलाइड कर रहे हैं, इस वाली वॉल से कोलाइड कर रहे हैं, सारी वॉल से कोलाइड कर रहे हैं, हाँ मिट गया, सारी की सारी वॉल से कोलाइड कर रहे हैं। और जैसे ही मैं इससे कोलाइड करूंगा, मैं क्या लगाऊंगा? इसके ऊपर एक प्रेशर लगाऊंगा, हाँ कि ना? ये मेरे पास पूरा का पूरा कंटेनर, पार्टिकल इधर उधर मोशन कर रहे हैं, जैसे ही वो पार्टिकल किसी भी वॉल से टकराएगा, उसके ऊपर क्या लगाएगा? प्रेशर, और वेपर के लगाए हुए प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर। मास्टर इतना इजी। बट मेरा छोटा सा सवाल ये कि एक बात बताओ, मान लो अगर मैं इसको गर्म करता जा रहा हूं, तो क्या ज्यादा से ज्यादा वेपर फॉर्म हो पाएंगे? हाँ कि ना? मैंने और गर्म करा और वेपर बने, और गर्म करा और वेपर बने, और गर्म करा और वेपर बने। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि when we boil a liquid, amount of vapor increase gradually at the surface of the liquid, which also leads to increase in vapor pressure। जैसे जैसे मैं इसको गर्म करता जाऊंगा, अमाउंट ऑफ वेपर आसपास इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ वेपर्स इंक्रीज होते जाएंगे, वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, हाँ कि ना? 2 वेपर है तो कम प्रेशर, 200 वेपर इंक्रीज होकर के आ गए तो ज्यादा प्रेशर। एक बात बताओ, अगर वेपर प्रेशर कांस्टेंट ही नहीं है, कांस्टेंट कैसे हो रहा है? जैसे जैसे मैं यहाँ पे बढ़ाता जा रहा हूँ, आग बढ़ाता जा रहा हूँ, गर्मी ज्यादा बढ़ाता जा रहा हूँ, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाता जा रहा हूँ, वेपर और कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वेपर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। दिक्कत है मेरे लिए भाई, दिक्कत है मेरे लिए, घड़ी दिक्कत है मेरे लिए। बिल्कुल सही बात है, चल रही है एकदम, वॉइस चल रही है, वॉइस चेक करने दो। कभी कभार इनसिक्योरिटीज आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क,
प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। ये तो जिंदगी वाली बात बोल दी सर आपने। हम भी इन्वेस्ट करने से पहले ये सारी स्कीम्स पढ़ लेते हैं आजकल। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, मस्तीबाजी नहीं, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे हीट बढ़ाता जा रहा हूं, जो अमाउंट ऑफ वेपर है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ वेपर भी इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो वेपर प्रेशर की तो कोई एक वैल्यू मेजर ही नहीं करी जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। इसी के लिए हम लोग वेपर प्रेशर की वैल्यू मेजर करते हैं किसके ऊपर? इक्विलिब्रियम के ऊपर। किसके ऊपर? इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब ये समझने की कोशिश करना इक्विलिब्रियम कैसे आता है। मैंने ऊपर प्लेट रख रखी है, हाँ कि ना? और तुम लोगों ने अपने घरों के अंदर देखा होगा कि जब कभी भी तुम्हारी माता श्री, तुम्हारी मम्मी श्री पानी को गर्म करती होंगी, तो वो जो प्लेट ऊपर रखती है, उस प्लेट के नीचे थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है। क्या वो पानी नीचे से उड़ के आ गया शक्तिमान की तरफ? शक्तिमान। असलियत में क्या हुआ कि जैसे जैसे ये पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये वेपर कुछ टाइम बाद जाकर के इस प्लेट से चिपक रहे होंगे, और उनके ऊपर क्या हो रहा होगा? उनके ऊपर हो रहा होगा कंडेंसेशन। क्या हो रहा होगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर गैस इसमें कन्वर्ट होती है लिक्विड में। क्या कुछ गलत कहा मैंने? और यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? यहां पर हो रहा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो रहा है? जिसके अंदर लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? जिसके अंदर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है हमारे वेपर में। क्या कोई दिक्कत? यहाँ पे वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? सही बात है कि नहीं? अब मान लो जब स्टार्टिंग में मैं इसको बॉईल कर रहा था, तब तो यहाँ पे वेपर कम थे, तब तो कंडेंसेशन का कोई सवाल नहीं उठता, तब तो इतना कोई पानी नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको ज्यादा से ज्यादा हीट करता रहूंगा, जब यहाँ पे अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ जाएंगे, तो क्या कुछ वेपर जा जाके इस प्लेट के ऊपर चिपकेंगे और कंडेंस हो जाएंगे? हाँ कि ना? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ऐसा आता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाता है हमारे रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या कोई दिक्कत? रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब जितने पार्टिकल यहां से इवेपोरेट होंगे, उतने ही पार्टिकल वहां से कंडेंस भी हो जाएंगे। मान लो और तुम्हें पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पूरे बीकर के अंदर जो अमाउंट ऑफ वेपर्स होंगे, वो क्या हो जाते हैं? वो हमारे पास हो जाते हैं कांस्टेंट। अब समझने की कोशिश करना। मान लो कि इक्विलिब्रियम जाकर के अचीव हुआ, ये इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम जाके अचीव हुआ 200 वेपर्स के ऊपर, हाँ कि ना? जैसे पूरे बीकर के अंदर 200 वेपर हो गए, अब देखो मैं तो हीट करूंगा, नीचे का पार्टिकल तो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो नीचे से पानी के 2 वेपर और निकल के गए, टोटल 202 वेपर हुए। लेकिन जो पहले के 200 वेपर थे उसमें से 2 वेपर पानी बन गए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहां से 2 पानी के पार्टिकल्स निकल के वेपर बने, ऊपर से 2 वेपर वापसी पानी बन के नीचे। जितना 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 इवेपोरेशन होता जा रहा है, उतना उतना कंडेंसेशन होता जा रहा है। अगर मान लो मैं 200 वेपर के अंदर 2 वेपर ऐड कर दूंगा, तो 202 वेपर हो गए, पर इसमें से 2 वेपर फिर दोबारा निकल करके क्या बन गए? 2 वेपर फिर दोबारा से निकल के पानी बन गए। जैसे जैसे वेपर आते जा रहे हैं, वैसे वैसे वेपर पानी बन के जाता जा रहा है। यहां पर अमाउंट ऑफ वेपर पूरे के पूरे जो हमारे पास कंटेनर है उसके अंदर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और इसी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वेपर से बनने वाले प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर। ओहो, क्या बात है! मतलब वेपर प्रेशर ऐसे ही किसी भी पॉइंट पर नहीं निकाला जा सकता। वेपर प्रेशर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द surface of the liquid। मैं लिखवाऊंगा, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द वेपर्स exerted on the surface of the liquid at equilibrium। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब जब अमाउंट ऑफ वेपर्स हमारे पास क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स of liquid on the surface of the solution or liquid when equilibrium is established between the liquid and the vapor। जहां पर लिक्विड हमारे पास हमेशा वॉलेटाइल होना चाहिए नेचर के अंदर, नॉन वॉलेटाइल कोई सा भी ऐसा होता है जो हमारा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इवेपोरेट नहीं हो पाता। वॉलेटाइल लिक्विड कोई सा भी ऐसा लिक्विड जो इवेपोरेट हो पाए, नॉन वॉलेटाइल जो ना हो पाए। अभी एग्जांपल्स भी पढ़ लेंगे, इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ कि ना? मैं तुम्हारे को बड़ी मस्त सी डेफिनेशन अगर इसकी लिखवाना चाहूँ, तो बड़ी मस्त डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? बड़ी मस्त डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे हाँ कि वेपर प्रेशर कहां से डिफाइन करके। ओके, व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, द प्रेशर, द प्रेशर applied by the vapors of any volatile on any volatile liquid on the surface of the solution or the walls of the container, walls of the container at equilibrium between liquid and vapors
बिकॉज एट इक्विलिब्रियम amount of vapors become constant at the surface of the liquid. Surface of the liquid. क्या बोला क्या बोला क्या बोला? छी 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 छी। हिंदी राइटिंग मास्टर, अरे अच्छी राइटिंग मेरी इसके ऊपर थोड़ी सी खराब आती है, जल्दी जल्दी लिखता हूँ ना। तो द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ एनी वॉलेटाइल लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, वो प्रेशर जो किसी भी लिक्विड के वेपर्स किसी सॉल्यूशन के सरफेस पे या अपने जिस कंटेनर के अंदर उसको रखा गया उन वॉल्स के ऊपर लगाते हैं, उसी प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर जाते साथ ही क्या हो जाता है, जो अमाउंट ऑफ वेपर होता है वो कांस्टेंट हो जाते हैं पूरे लिक्विड के अंदर। क्या कोई दिक्कत? हमारे पूरे सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर अमाउंट ऑफ वेपर कांस्टेंट हो जाएंगे। उस टाइम पे वो जो वेपर प्रेशर लगा रहे होंगे सरफेस ऑफ द लिक्विड या कंटेनर के वॉल्स के ऊपर, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द वॉलेटाइल लिक्विड। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर डिफाइन ही नहीं करा जा सकता। आगे यही दे रखा है, व्हाट इज वॉलेटाइल सब्सटेंस? वॉलेटाइल सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस, volatile substances are those substances which can easily vaporize or which can be evaporate, जिनको evaporate करा जा सकता है, जो evaporation हो सकती है, जिनकी जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन सबको हम लोग volatile substances कहते हैं। एग्जांपल हमारे को क्या दे रखा है? अल्कोहल और गैसोलीन। अल्कोहल तो बहुत अच्छा बहुत ज्यादा अच्छे वॉलेटाइल कह सकते हैं, होते भी है। हाँ कि ना? जैसे एग्जांपल हमारे को दे रखे हैं, तुम्हारे आते हैं मिथनॉल आता है CH3OH, इथेनॉल आता है C2H5OH और C2H5OH, उसके बाद तुम्हारे पास बेंजीन आता है C6H6 आता है। हाँ कि ना? ये सारे के सारे वॉलेटाइल सब्सटेंसेस इजीली वॉलेटाइल हो जाते हैं, इजीली वेपराइज हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, अननॉन वॉलेटाइल, यहाँ पे गलती है, अननॉन वॉलेटाइल substance are those which do not easily vaporize, मतलब which can not be evaporate नहीं हो सकते। एग्जाम्पल आ गया ग्लिसरीन या। अब मान लो कि एक बीकर के अंदर मैं नमक रख दूं, क्या रख दूं? नमक, NaCl बड़ा सारा, और मैं बोलूं उसका वेपर प्रेशर चाहिए। कैसे चाहिए भाई? सॉलिड है, सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट होता? नहीं होता। इसके वेपर के पार्टिकल्स ही नहीं होंगे। जब वेपर के पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं, इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस का वेपर प्रेशर हमेशा जीरो के इक्वल। एग्जांपल में तुम्हारे को और लिखवाना चाहूं, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के कौन क्या क्या होते हैं? एक होता है यूरिया NH2 CO NH2 मोलर मास 16। एक होता है ग्लूकोज C6H12 O6 मोलर मास होता है 180। और एक सुक्रोज C12H22 O11 मोलर मास होता है 342। ये सारे के सारे नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, इजीली इवेपोरेट नहीं होते। मतलब इन सब का वेपर प्रेशर, अगर मैं यूरिया को क्या कहते हैं गर्म करना चाहूंगा, सोचूंगा उसके वेपर्स बनेंगे, उन वेपर से प्रेशर आएगा तो कुछ वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर हमेशा वॉलेटाइल सब्सटेंसेस का ही। वाटर भाई सबसे बड़ा एग्जांपल। वाटर कैसे बोल सकते हैं? आखिर ना, वाटर इज आल्सो वॉलेटाइल इन नेचर। वाटर से वेपर्स बनते हैं, वाटर के वेपर बनेंगे, आसपास के जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है या तो सरफेस ऑफ द लिक्विड है उनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। देखो 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 देखो, तुम्हारे को बहुत जगह पे दिखाई देगा कि ये जो पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, ये पार्टिकल्स रैंडम मोशन की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। हाँ कि ना? अब प्रेशर तुम्हारे को कोई कहता है सरफेस ऑफ द लिक्विड, मतलब इस लिक्विड के सरफेस पे लगने वाले प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। और कोई बंदा कहता है ये जो कंटेनर है इनके ऊपर लगने वाले, इस वॉल कंटेनर की वॉल्स पे लगने वाले प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। दोनों जगह पे प्रेशर सेम ही होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ वेपर क्या है? अमाउंट ऑफ वेपर कांस्टेंट है। हाँ कि ना? वो जितना प्रेशर इस सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर लगाएंगे, वो उतना ही सेम प्रेशर इस वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर भी लगाएंगे, उसके कंटेनर की वॉल्स के ऊपर भी लगाएंगे। दोनों चीजें सही है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो किसके ऊपर होता है? एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड होता है। हाँ कि ना? और नीचे मैंने लिख रखा है वेपर प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, मतलब जितने भी वेपर्स हमारे वॉलेटाइल लिक्विड के होते हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर, जिसके अंदर उनको रखा जाता है। उसी प्रेशर को ही हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। तो चाहे तुम बात करो सरफेस ऑफ द लिक्विड की, चाहे तुम बात करो एट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर की, सारी बातें एकदम सेम टू सेम ही। वेपर प्रेशर कैन ओनली अटेन इन अ क्लोज्ड कंटेनर। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ही अटेन करा जा सकता है। ओपन कंटेनर, मैंने तुम्हारे को बताया, ओपन कंटेनर के अंदर कोई सा भी वॉलेटाइल लिक्विड रखोगे तो उसके सारे पार्टिकल बाहर निकल के मैं चली उड़ के प्यार की गली, बाहर निकल जाएंगे सारे पार्टिकल। और जब पार्टिकल्स ही बाहर निकल जाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो?
पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग पढ़ के आए कि प्रेशर हमेशा डिटरमाइन करा जा सकता है इन अ क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ही प्रेशर डिटरमाइन हो सकता है। ये बात हमेशा याद रख लो कि वॉलेटाइल सब्सटेंस होना चाहिए, सब्सटेंस वॉलेटाइल होना चाहिए और साथ ही साथ क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, दो वेपर प्रेशर आ जाएगा। अगर सब्सटेंस नॉन वॉलेटाइल है, सब्सटेंस नॉन वॉलेटाइल है तो भी हमेशा प्रेशर जीरो, और अगर कंटेनर ओपन है तो भी हमेशा प्रेशर। क्या जिंदगी में कभी भूलोगे? नहीं भूलोगे। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? सबका सब चौथी क्लास में पढ़ते थे हम लोग, फोर्थ क्लास में। हाय 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 हाय, सो इजी सो इजी। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे ये लिखा हुआ है वेपर प्रेशर का ओनली क्लोज कंटेनर के अंदर ही हो सकता है, इन ओपन कंटेनर और वेपर जो होता है वेंट आउट हो जाते हैं सराउंडिंग्स में, और वहां पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता। इसी वजह से हमारे ओपन कंटेनर का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? जीरो। क्या कुछ गलत कहा मैंने? सही बात है कि नहीं? अब हमारे पास फैक्टर्स आते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं? जिसमें से सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? सबसे पहला फैक्टर हमारे पास निकल के आ रहा है टेम्परेचर का। मैंने तुम्हारे को अभी एक बात बताई थी कि मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ। अभी यहाँ पर मैं इस बीकर को क्लोज रखता हूं, अगर मुझे वेपर प्रेशर चाहिए तो हर एक बीकर कैसा होना चाहिए? हर एक बीकर हमारे पास क्लोज होना चाहिए। अब मैं धीरे धीरे इस बीकर के अंदर जो हमारे पास लिक्विड है उसको गर्म करना चालू करता हूँ। जैसे जैसे मैं उसको हीट करूंगा, क्या यहाँ पे अमाउंट ऑफ वेपर्स बढ़ते जाएंगे? मैंने तुम्हारे को ये बताया, हाँ कि ना? जैसे जैसे मैं इसको हीट करूंगा अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ते जाएंगे। अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया ज्यादा से ज्यादा वो जो पार्टिकल्स है वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट होंगे उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मोर वेपर विल बी फॉर्म विच रिजल्ट इन द राइज ऑफ अ वेपर प्रेशर। तुम कहोगे व्हाट एट इक्विलिब्रियम? किसी एक पॉइंट पे जाकर के तो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। क्या बोला मैंने? किसी एक पॉइंट पे जाकर के तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर पहुंच जाएंगे। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा? इक्विलिब्रियम के अंदर जितने भी वेपर यहां पे होंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाए? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ वेपर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अमाउंट ऑफ वेपर कांस्टेंट हो जाते हैं। हाँ कि ना? अमाउंट ऑफ वेपर कांस्टेंट हो जाते हैं। अभी बढ़ गया है। अब जैसे जैसे मैं इसको हीट करता हूँ, हीट करने का कोई फायदा नहीं है, अमाउंट ऑफ वेपर तो कांस्टेंट है, क्या तब वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा? तुम कहोगे हाँ, तब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास इक्विलिब्रियम आ चुका है। जैसे जैसे मैं इसको हीट करता जाऊंगा यहाँ पे वेपर्स की वैल्यू बढ़ नहीं रही, और वेपर्स की वैल्यू बढ़ नहीं रही, तो ये कथन गलत हो गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ओहो, गलत बात नहीं होता है। अभी भी वेपर प्रेशर बढ़ रहा होगा, भले ही हमारे पास यहाँ पे वेपर्स ना बढ़ रहे हो। इक्विलिब्रियम पे वेपर्स कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ से दो वेपर निकल के जाएंगे ऊपर, ऊपर से दो वेपर निकल के नीचे वापसी पानी बन के आ जाएंगे। हाँ कि ना? लेकिन 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 यहाँ पर अभी भी हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग वेपर्स है वो आसपास की एनर्जी को गेन करेंगे और उनके बीच का जो मोशन है वो क्या हो जाएगा? उनके बीच का मोशन बढ़ जाएगा। पार्टिकल जैसे जैसे एनर्जी गेन करता है उसके बीच का जो मोशन होता है वो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा, ज्यादा तेजी से मूव करेगा तो कोलिजन ज्यादा होगी, कोलिजन ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा। क्या लिखा हुआ है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे एंड मूव फास्टर। देयर विल बी मोर रैंडम मोशन लीड्स टू द इंक्रीज इन कोलिजन। ज्यादा से ज्यादा रैंडम मोशन होगा जिस वजह से कोलिजन बढ़ जाएगी, कोलिजन बढ़ जाएगी तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। अरे लाडा, ये तो बहुत आसान है, जिंदगी में इतनी आसान चीज कभी नहीं पढ़ी हमने कि जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे वेपर प्रेशर के। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर विल आल्सो बी इंक्रीज। दो पॉसिबल कारण हो सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ वेपर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वेपर बढ़ रहे हैं तो उनसे लगने वाला प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा जो वेपर्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो कोलिजन भी बढ़ जाती है, कोलिजन बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा प्रेशर। क्या कोई दिक्कत? छी 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 छी, बहुत ईजी। दूसरा फैक्टर जो हमारे पास आता है जिससे हमारा वेपर प्रेशर इफेक्ट करता है वो होता है हमारा नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड के अंदर हम लोग दो तरीके से बात कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने तुम्हारे को बताई, एक तो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल वाला, हाँ कि ना? एक बताया मैंने वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल वाला, हाँ कि ना? जितने भी हमारे पास वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं इनका कोई ना कोई वेपर प्रेशर होता है, पर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जीरो के इक्वल होता है, और इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इनका कोई ना कोई वेपर प्रेशर होता ही। क्या मैंने कुछ गलत कहा? सही बात है कि नहीं? अब मेरे पास बात आती है नेचर ऑफ द लिक्विड के अंदर दूसरा पार्ट जो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लो मैं क्या करता हूं, मैं दो बीकर ले लेता हूं। एक बीकर ले लिया मैंने एक सब्सटेंस का और दूसरा बीकर ले लिया मैंने किसका? बी वाले सब्सटेंस का। दोनों बीकर को क्लोज रखेंगे अगर वेपर प्रेशर चाहिए तो, हाँ कि ना? दोनों बीकर को क्लोज रखेंगे अगर वेपर प्रेशर चाहिए तो। मैंने बोला यहां पर जो ए और ए पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। कैसा बॉन्ड है?
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जैसे तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सखा, तुम्हारी सखी के बीच में होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ इंटरैक्शन, तुम दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, और उसी जगह बीबी वाले पार्टिकल्स के बीच में एकदम लड़ाई, एकदम दुश्मनी हो रखी है, जैसे तुम्हारे ताऊजी और तुम्हारे पापा, हाँ कि ना, सही बात है कि नहीं, तुम्हारे ताऊजी और तुम्हारे पापा के बीच में लड़ाई हो रखी है, इनका बॉन्ड क्या है, इनका बॉन्ड वीक है। मैं तुमसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि एनर्जी देने पे किसका बॉन्ड इजीली टूट जाएगा? तुम कहते हो चाचा और ताऊजी का बॉन्ड, पापा और ताऊजी का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड वीक है। जिनके बीच का बॉन्ड वीक है उनके बीच का बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे, हाँ कि ना, ज्यादा से ज्यादा वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे, और जितने ज्यादा वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे उनका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा है। तुम्हारी और तुम्हारी सखी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे को अगर बीच में आग लगाऊंगा, तुम्हारे को हीट दूंगा, तुम्हारा बॉन्ड नहीं टूटेगा। जैसे ए पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इनको जितनी मर्जी हीट दे लो, इनका बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल है तो इनके पार्टिकल जो बनेंगे वो कम बनेंगे, हाँ कि ना, और पार्टिकल कम बनेंगे तो पार्टिकल कम बनने की वजह से इनका वेपर प्रेशर भी कम आएगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बनने वाला वेपर प्रेशर कम, क्योंकि वेपर्स कम बन रहे हैं। और अगर मेरे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक तो ज्यादा से ज्यादा वेपर कन्वर्ट होंगे, जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, वेपर प्रेशर ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोर वेपर, ज्यादा से ज्यादा वेपर फॉर्म होंगे, ज्यादा से ज्यादा वेपर फॉर्म होंगे तो ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा, हाँ कि ना। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो कम से कम वेपर फॉर्म होंगे, कम से कम वेपर फॉर्म होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा। यही लिख रखा है, वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर विल बी द वेपर प्रेशर। जितना कम हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ही वेपर प्रेशर आएगा, बिकॉज एज द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वीक it will break easily and vapor form easily, so vapor pressure will be more। जो भी हमारे पास अगर दो पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होता है तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा। अच्छी अच्छी अच्छी, कहाँ पढ़ते थे यार, चौथी कक्षा में पढ़ते थे, क्या पढ़ा रहा हूँ यार मैं, क्या पढ़ा रहा हूँ, छी, इतनी आसान चीजें पढ़ेंगे क्यों? अभी आगे जाके पढ़ेंगे ना थोड़ी सी टफ। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल तुम्हारे को यहाँ पे मैंने देखा डाइमेथाइल ईथर और इथेनॉल का। अब डाइमेथाइल ईथर हमारे पास क्या होता है, डाइमेथाइल ईथर हमारे पास होता है CH3O CH3 CH3O CH3। अब तुम्हें पता है यहाँ पे इन दोनों बीच के जो दो पार्टिकल्स है जो हमारे पास डाइमेथाइल ईथर है, ये तुम लोग सबके सब पार्टिकल्स ना आगे जाके पढ़ोगे, ऑर्गेनिक के अंदर सारे स्ट्रक्चर, सारे कंपाउंड, सारे मॉलिक्यूल्स बनाना सीखोगे। अभी डराओ मत, अभी घबराओ मत। एग्जांपल है, बस याद रखना कि जो दो क्या कहते हैं डाइमेथाइल ईथर है, अब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखता है, जिस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। सेम नीचे वाला पार्टिकल भी करेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब क्या होता है, दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इंटरैक्शन। तुम देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक पोल नेगेटिव एक पोल पॉजिटिव, दोनों पोल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, दो डायपोल इंटरेक्शन है। उसी जगह अगर मैं इथेनॉल के बीच में बॉन्ड देख पा रहा हूँ, दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स, इथेनॉल हमारे पास C2H5OH और इधर भी हमारे पास HOCH, C2H5 ले लिए दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल, हाँ कि ना। अब तुम क्या देख पाओगे, तुम देख पाओगे, या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं C2H5OH, क्या कोई दिक्कत? अब तुम देख पाओगे यहाँ पर ये जो H और O है, इन दोनों के बीच में बनता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। पढ़ के आए हो 11वीं क्लास में? नहीं भी पढ़ के आए तो ये याद रख लो, हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, भले ही एक बन रहा है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं इसके वेपर कम बनेंगे, और अगर इनके बीच का बॉन्ड वीक है तो कहीं ना कहीं इसके वेपर ज्यादा बनेंगे। अगर इसके वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, अगर इसके वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम आएगा। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स व्हिच आल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। क्या कोई दिक्कत? Having a less intermolecular force of attraction leads to formation of more and more vapors which also leads to increase in vapor pressure। ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा। मास्टर तेरी इंग्लिश फ्लेक्स करता है, यही लिख रखा है। डाइमेथाइल ईथर हैव डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और एक वीक फोर्स होता है जिस वजह से हाई वेपर प्रेशर आता है इसका, और इथेनॉल जो होता है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके बीच का जो क्या कहते हैं
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो कम से कम वेपर बनेंगे, जिस वजह से वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, ओए गलत लिख रखा है, हैव लो वेपर प्रेशर, मैंने गलती से कॉपी पेस्ट में लिख दिया होगा ना, हैव लो वेपर प्रेशर, गलती है गलती है गलती है, हिमांशु राव इतनी सारी गलतियां, देन व्हिच इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ड्यू टू व्हिच इट हैव लो वेपर प्रेशर, क्या कोई दिक्कत, इट हैव लो वेपर प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो हमारे पास फैक्टर आता है जिससे हमारे पास इफेक्ट होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट से कैसे इफेक्ट होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग दो कंपाउंड ले लेते हैं, एक ले लेते हैं इथेनॉल और एक ले लेते हैं वाटर, क्या कोई दिक्कत। इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर होता है मान लेते हैं 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है, इजीली वॉलेटाइल होता है, हाँ कि ना। और मान लेते हैं वाटर जो होता है इसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं किसका वेपर प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या एट 100 डिग्री सेल्सियस, which of the following have more vapor pressure, which of the following have more vapor pressure। अब तुम लोगों ने सही में आंसर दे दिया को इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी जल्दी वेपर बनते रहेंगे। इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन सुनो कि मान लो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं मेरे पास एक बीकर के अंदर इथेनॉल पड़ा हुआ है, मेरे पास एक बीकर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास एक बीकर के अंदर वाटर पड़ा हुआ है। लकीली दोनों बीकर्स को हम लोगों को हमेशा क्लोज रखना है, क्यों क्लोज रखना है, क्योंकि हमेशा जो हमारा वेपर प्रेशर है वो क्लोज कंटेनर के अंदर ही अचीव करा जा सकता है। ना भी बनाओ तो खुद दिमाग में रखो कि ये बंदा बात ही कर रहा है क्लोज कंटेनर की। अब मान लो कि दोनों के दोनों को मैंने एट रूम टेम्परेचर लिया 25 डिग्री सेल्सियस और ये भी 25 डिग्री सेल्सियस, दोनों के दोनों एक दारू और एक 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे मैंने दोनों को गर्म करना चालू करा, हाँ कि ना। जैसे ही मैं दोनों को गर्म करना चालू करूंगा दोनों का टेम्परेचर साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगा। कुछ टाइम बाद मैंने जाके क्या देखा, कुछ टाइम बाद जाके देखा इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होगा। दोनों में अभी कोई भी वेपर प्रेशर नहीं है क्योंकि दोनों के वेपर्स अभी कन्वर्ट नहीं होंगे। दोनों के वेपर कन्वर्ट कहां पे जाके होंगे, इसके 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और उसके 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या देखा, लकीली थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ये भी 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया और ये भी 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। अब 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचते साथ ही इसके वेपर कन्वर्ट होने चालू हुए, हाँ कि ना। बट इसके वेपर अभी कन्वर्ट नहीं हुए। जैसे ही हम लोग 73 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचे, जैसे ही हम लोग 73 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचे, मैंने क्या देखा, अब यहां पर इथेनॉल के वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ चुके, इसके इथेनॉल के वेपर्स बन चुके, वाटर के वेपर अभी नहीं बने। अब क्या मैं फिर दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज करूं, मैंने कहा ठीक है, अब वेपर तो बन चुके, इसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर आ चुका है, इसका वेपर प्रेशर भी नहीं आया। तुम देख पा रहे हो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, कहीं ना कहीं जल्दी अचीव हो जा रहा है, हाँ कि ना। क्या कुछ गलत था मैंने बोला मैं टेम्परेचर बढ़ाना चालू करता हूं, मैंने बोला इसका टेम्परेचर बढ़ा करके 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इसका भी टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब इसके भी पार्टिकल यहाँ पे कन्वर्ट हो गए होंगे और इसका भी कोई ना कोई वेपर प्रेशर आया होगा, क्या कोई दिक्कत। अब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, अभी भी इथेनॉल का ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि तुम खुद सोचो इसके तो वेपर 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही बन गए थे। 72 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक आते हुए जो बचा हुआ 28 डिग्री सेल्सियस है वो सिर्फ और सिर्फ ये टेम्परेचर इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज होगा, हाँ कि ना। अभी यहाँ पे नए नए वेपर बने हैं जिनके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, ये सारे के सारे पुराने चावल है, इनके पास पहले से एनर्जी पड़ी हुई थी और बचे 28 डिग्री सेल्सियस ने इनकी एनर्जी और बढ़ा दी, तो कहीं ना कहीं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो इथेनॉल है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ। क्यों उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि देखो जो बचा हुआ टेम्परेचर है जब तक इसके वेपर कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे तब तक तो ये अपने वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के बैठा हुआ, ये वाटर के वेपर्स, ये वाटर के वेपर इधर उधर आराम आराम से, और ये अल्कोहल के वेपर पागलों की तरह इधर उधर मूव हो रहे हैं, हाँ कि ना, इधर उधर मूव होते जा रहे हैं, जैसे टकरा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर बना पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। Liquid having lower boiling point have high vapor pressure because liquid with lower boiling point can easily convert into gases. Low boiling point, easy to get vapors, high vapor pressure, YP नहीं VP, vapor pressure। तो boiling point जितना कम vapor pressure उतना ज्यादा। तुमने तीनों के तीनों फैक्टर पढ़ लिए, जो चौथा फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यही हम लोग राउल्स लॉ को डिराइव करेंगे। अब मजा आ रहा है क्लास लेने में, मजा आ रहा है। चौथा फैक्टर हमारे पास आता है प्योरिटी ऑफ अ लिक्विड। अब प्योरिटी ऑफ द लिक्विड को समझने की कोशिश करना कि प्योरिटी ऑफ द लिक्विड के ऊपर कैसे डिफाइन करता है। मान लो चौथा फैक्टर हमारे पास क्या है, चौथा फैक्टर है प्योरिटी ऑफ अ लिक्विड, प्योरिटी ऑफ अ लिक्विड। अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं ये कहता हूं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर, जिसका मैंने नाम ले दिया सिर्फ ए, हाँ कि ना, मान लेते हैं वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड मतलब वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर मैंने कंटेनर के ऊपर कोई वो नहीं लगाई, क्या कहते हैं, प्लेट क्लोज नहीं रखा, इसका मतलब अभी क्लोज्ड है, मैंने बोला सारे कंटेनर को क्लोज नहीं मानना, हाँ कि ना।
मैंने बोला कि मेरे पास कोई सा भी बीकर है ए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल होंगे, सिर्फ और सिर्फ ए के ही पार्टिकल्स होंगे। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं ए के प्योर वेपर प्रेशर को डिनोट कर लेता हूं पी नॉट ए से। आज से इसको मानो तुम लोग कटु सत्य, कटु सत्य। मानशु तेरी हिंदी गलत है, मत लिख, बेइज्जती होगी। कटु सत्य, कड़वा सच, कड़वा सच। देखा कितना सेफ गेम खेलता हूं मैं। व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज कैसे गलत हो सकती है, वो तो सबकी अलग अलग होती है ना। हाँ हाँ, इसको कड़वा सच मानो आज से कि तुम लोग कहीं पर भी अगर ए लिक्विड देखोगे तो उसका प्योर वेपर प्रेशर हमेशा क्या बोलोगे, पी नॉट है। उसको डिनोट करा हम लोगों ने आज से। क्या तुम्हारे मम्मी पापा, तुमने आज तक अपने मम्मी पापा से पूछा कि मेरा नाम गदाराम क्यों रखा, वाई माई नेम इज गदाराम? उन्होंने मन रखा, उन्होंने रख दिया गदाराम। ऐसे ही हमने बोला कि ए का जो प्योर वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे आज से, पी नॉट ए। पी नॉट ए इज अ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। क्या बोलेंगे इसको, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। साथ में हमारे पास मैंने बोला कोई सा भी मैं लिक्विड बी ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, लिक्विड बी। अब इसके अंदर बी के पार्टिकल्स होंगे। क्या कुछ गलत कहा मैंने? इसके अंदर बी के पार्टिकल्स होंगे। मैं इसके प्योर वेपर प्रेशर को मान लेता हूं पी नॉट बी, पी नॉट बी। और क्या हुआ यहां पर, इसको मैं कह रहा हूं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, सब्सटेंस बी। जैसे ही मैं इन दोनों को मिलाऊंगा मेरे पास एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसको मैं कह रहा हूं, जिसको मैं कह रहा हूं ए बी। क्या बनेगा, ए बी सॉल्यूशन। हाँ कि ना, ए बी सॉल्यूशन बनेगा। क्या कोई दिक्कत? अब इसकी सरफेस पे ए के भी पार्टिकल होंगे, बी के भी पार्टिकल होंगे, ए के भी पार्टिकल होंगे, बी के भी पार्टिकल होंगे, ए के भी पार्टिकल होंगे और बी के भी पार्टिकल। मैं तुमसे छोटा सा सवाल पूछता हूं, क्या जितना प्रेशर ए का पहले प्योर फॉर्म में था, अब क्या वो डिसॉल्व फॉर्म में उतना रह पाएगा? तुम कहोगे आंसर इज नो। प्रेशर या तो कम भी हो सकता है या तो ज्यादा भी हो सकता है। 110% प्रेशर कम ही होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर प्रेशर कम ही होता है। तुम खुद बेसिक सी बात सोचो कि पहले सिर्फ ए के पार्टिकल थे जो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, हाँ कि ना? अब ए के बीच में बी के भी पार्टिकल्स आ गए जो इनके हीट को कंज्यूम करेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ए का प्रेशर नहीं इंक्रीज डिक्रीज होगा, बी का भी प्रेशर कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। और मैं उन दोनों कह लेता हूं पीए और पीबी। What is PA and PB? PA is a partial pressure of a, partial pressure of, partial pressure of A in a solution. और what is PB? PB is a partial pressure of B in a solution. Partial pressure of B in a solution. कोई दिक्कत? और कहीं ना कहीं पीबी, पीए और पीबी की वैल्यू दोनों की अलग होगी, हाँ कि ना? ज्यादा हो कम हो अभी इससे मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रिड्यूस या इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि अब तुम देख रहे हो ए के बीच में बी के भी पार्टिकल्स आ गए, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही। क्या कोई दिक्कत? ये प्योर वेपर प्रेशर के इक्वल तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले अगर इसका वेपर प्रेशर था, मान लो 4 एटीएम का अगर प्रेशर है, तो यार एटीएम या बार बार में ही मेजर होगा, 4 एटीएम का प्रेशर था, अभी भी 4। अरे कैसे 4 एटीएम का प्रेशर है? क्या कोई चेंज नहीं आएगा अगर बी के पार्टिकल्स के साथ उसको मिक्स कर देंगे तो? बहुत बेसिक सी बात है, हाँ कि ना? और तुम देखो चैप्टर तुम्हारे को लेके क्या जाता है, चैप्टर सबसे पहले तुम्हारे को वेपर प्रेशर पढ़ाता है, वेपर प्रेशर के बाद वो फैक्टर्स बताता है जिससे वेपर प्रेशर कहते हैं चेंज होता है। उसके बाद तुम्हारे को वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना चाहता है, जो चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशंस, कि अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड को मिला दूंगा तो उनके वेपर प्रेशर के ऊपर क्या क्या फर्क। क्या कोई दिक्कत? प्योरिटी ऑफ द लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कैसा होगा। थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करो। रीड क्या करोगे तुम लोग, लिखोगे प्योर लिक्विड हैज मोर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन के मुकाबले प्योर वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, यही बताया मैंने। जनरली डिक्रीज ही हो जाता है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, बिकॉज देयर वुड बी नो अदर पार्टिकल। यहाँ पे कोई सा भी और पार्टिकल है ही नहीं हीट कंज्यूम करने के लिए। लेकिन जैसे ही इसके अंदर मैंने कोई दूसरा सब्सटेंस मिला दिया, उसके भी पार्टिकल सरफेस के ऊपर जगह घेर लेते हैं, जिस वजह से हीट है वो वाले पार्टिकल भी कंज्यूम करेंगे, और ए और बी दोनों का जो प्रेशर है वो साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो जाएगा, हाँ कि ना? क्या कुछ गलत था मैंने? क्या लिखा हुआ है, प्योर लिक्विड हैव ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, इट्स सरफेस वेपराइज इजीली हो जाते हैं इन अ सॉल्यूशन। 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस जो इफेक्ट करते हैं किसके, वेपर्स की फॉर्मेशन को। ज्यादा पार्टिकल आ गए, ज्यादा हीट कंज्यूम करेंगे, हीट ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, हीट उतनी आएगी, लेकिन फिर क्या होगा, कुछ पार्टिकल ए के पार्टिकल ले रहे हैं हीट, कुछ हीट बी के पार्टिकल ले रहे हैं, जिसमें से ए का भी प्रेशर कम हो गया और बी का भी प्रेशर कम। और जो प्रेशर हमारे ए का सॉल्यूशन के अंदर है उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहते हैं, जो बी के अंदर है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कहते हैं। अब ये निकालना हमारे को सिखाया किसने? चलो इसकी वैल्यू तो हम लोग नॉर्मली एक्सपेरिमेंटली डिराइव कर लेंगे, हाँ कि ना? एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे, पूरा पूरा प्रेशर मेजर कर लेंगे। इसको कैसे डिराइव? इसके अंदर हमारे पास आता है राउल्ट्स लॉ। क्या आता है? राउल्ट्स। अब राउल्ट्स लॉ हमारे को क्या कहता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। राउल्ट्स लॉ
अभी मैंने तुम्हारे को क्या बताया, मोटी मोटी बात ये थी कि मेरे पास एक बीकर ए था, इसका जो प्योर वेपर प्रेशर था वो पी नॉट ए था, इसके अंदर मैंने एक और लिक्विड बी मिलाया जिसका वेपर प्रेशर मेरे पास क्या था, पी नॉट बी। और सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, सॉल्यूशन के अंदर जो ए के पार्टिकल थे, और जो बी के पार्टिकल थे, दोनों ने सरफेस के ऊपर जगह ले ली, जिस वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ गया हमारे पास और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ गया हमारे पास। हाँ कि ना, ए का भी कुछ ना कुछ प्रेशर रिड्यूस हो गया और बी का भी कुछ ना कुछ प्रेशर रिड्यूस हो गया। अगर सॉल्यूशन के अंदर मैं ये प्रेशर निकालना चाहता हूं तो राउल्स लॉ कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस इन अ। जितनी ज्यादा ए की मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन के अंदर होगी उतना ज्यादा वो पार्शियल प्रेशर अपना क्रिएट कर पाएगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर वो क्रिएट कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है, अगर ए की मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो ए का प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर बी की मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो बी का जो क्या कहते हैं वेपर प्रेशर है वो ज्यादा। कितनी बेसिक सी बात कहते हैं राउल्स लॉ, फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल वेपर प्रेशर exerted by on the vapors on the surface of the solution is directly proportional to its mole fraction in a solution। किसी भी सब्सटेंस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन क्या है। अगर मोल ज्यादा होंगे, इसका अमाउंट ज्यादा होगा ए वाले का तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, अगर बी वाले का अमाउंट ज्यादा होगा तो बी वाले का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आएगा। अभी हम लोग जनरली सिर्फ ए वाले की कहानी देख लेते हैं, ए वाले को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो मेरे पास आ जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू के कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल साइन के साथ ये कांस्टेंट आता है, इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ। क्या मैंने कुछ गलत कहा, सही बात है कि नहीं, इसको स्टार मार्क कर लो। अब बात आती है इस कांस्टेंट के की क्या वैल्यू होगी। हाँ कि ना, इस कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं राउल्स लॉ का कांस्टेंट। क्या कहते हैं, राउल्स लॉ का कांस्टेंट के। अभी आएगा, अभी आगे यहाँ पे पी नॉट ए लिखा था सीधा सीधा, क्या कोई दिक्कत, अभी लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं। मैंने बोला इस के को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ राउल्स लॉ। यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात आई, अलग अलग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ कि ना, अब इस के की वैल्यू को ना हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं दैट पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू में जीटा। तुम कहोगे कैसे, ये समझाने की कोशिश करो। मान लो कि अभी मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पी ए इज इक्वल टू के इंटू में जीटा ए। जीटा ए हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर मान लो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू 1 ले लू, इसका क्या मतलब है, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 ले लू इसका क्या मतलब है, मोल फ्रैक्शन ए की 1 लेने का मतलब क्या है, पूरा पूरा सॉल्यूशन, क्या पूरा पूरा सॉल्यूशन ही ए का है, पूरा पूरा सॉल्यूशन रा है, रा, पूरा पूरा सॉल्यूशन ही ए का है। हाँ कि ना, तुम खुद सोचो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 के इक्वल होती है। हाँ कि ना, दोनों की मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होगी। अगर मैं बोल दूं ए की मोल फ्रैक्शन 1 है मतलब बी की मोल फ्रैक्शन 0 हो चुकी है। हाँ कि ना, सही बात है कि नहीं। अगर मैं बी की मोल फ्रैक्शन 0 कर दूंगा तो इस वजह से क्या होगा, मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। और बी की मोल फ्रैक्शन 0 होने का मतलब क्या, उसके अंदर कोई बी का मॉलिक्यूल ही नहीं है। अगर बी का मॉलिक्यूल ही नहीं है तो पूरा पूरा हमारे पास सब्सटेंस किसका है, एक। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 मान लूं तो पूरा पूरा सॉल्यूशन ही हमारे पास किसका हो जाता है, ए का। और तुम्हें पता है अगर मैं इसकी वैल्यू 1 मान रहा हूं तो के की वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के। हाँ कि ना, कुछ गलत का। और तुम खुद सोचो अगर पूरा सॉल्यूशन ही ए का है तो जो वो प्रेशर लगाएगा क्या वो पी नॉट ए के इक्वल नहीं हुआ, तो के को मैं पी नॉट ए भी लिख सकता हूं। क्या मैंने कुछ गलत कहा, सही बात है कि नहीं। मैंने बोला कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू 1 मान लूं तो पूरा पूरा सॉल्यूशन ही मेरे पास किसका हो जाता है, ए का। अगर पूरा पूरा सॉल्यूशन ही मेरे पास ए का हो गया है, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो के मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के हो जाएगा इक्वल। और अगर पूरा सॉल्यूशन ही मेरे पास ए का है तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, मेरे पास जो प्रेशर ए लगा रहा होगा वो किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए के, प्योर प्रेशर। मतलब के को मैं पी नॉट ए भी लिख सकता हूँ। क्या कोई दिक्कत। तो यहां से राउल्स लॉ हमारे को क्या कह रहा है, राउल्स लॉ हमारे को कहता है, राउल्स लॉ हमारे को कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि फॉर एनी सब्सटेंस पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस। जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनल साइन आता है एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम लोग पी नॉट ए भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहता हूं इस सॉल्यूशन के अंदर ए वाले का पार्शियल प्रेशर मेजर करना तो मैं क्या करूंगा, पी नॉट ए उसका प्योर वेपर प्रेशर इनटू में उसकी मोल फ्रैक्शन। बी वाले का पी भी मेजर करना चाहूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी तो इनटू में पी नॉट बी इनटू में जीटा बी, मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। For any volatile substance, the partial vapor pressure exerted by the vapor on the surface of the solution, मतलब किसी भी volatile substance के लिए जो partial vapor pressure होता है किसी भी solution के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन। यही लिखा हम लोगों ने। कांस्टेंट हटा के इन्होंने पी नॉट ए लगाया, आता असलियत में के है। हाँ कि ना, यहाँ पे देखो फाइंड द कांस्टेंट के इन राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का जो कांस्टेंट के है उसको कैसे डिराइव करते हैं, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी को 0 मान लिया तो ए की जो मोल फ्रैक्शन है वो हमारे पास पूरी पूरी किसके इक्वल हो गई, 1 की। ए की मोल फ्रैक्शन 1 लेने का मतलब क्या, पूरा पूरा सॉल्यूशन ही एक है
तो अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके इक्वल है 1 के, तो जो मेरे पास के है वो पूरा पूरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर पूरा सॉल्यूशन ही ए का है तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पी नॉट ए हो जाती है। मतलब पूरा पूरा सॉल्यूशन हमारे पास ए का है तो पूरा जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए ही लगेगा। क्या कोई दिक्कत आया समझ में? इजीली इजीली दिमाग लग गया हमारा, खत्म फिनिश। थक रहे हो क्या? मैं थक रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ, लग रहा है एनर्जी कम हो रही है। पानी 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 पी के आता हूँ 2 मिनट में। उफ उफ उफ, आ गया तुम्हारा मास्टर आ गया। पानी खत्म है, पानी खत्म है, पानी खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझो। अब हम लोग ना राउल्ट्स लॉ के 2 केसेस करेंगे आज की क्लास में। राउल्ट्स लॉ के 2 केसेस और करेंगे, फिर राउल्ट्स लॉ रोक देंगे हम लोग, पूरा पूरा वेपर प्रेशर का टॉपिक रोक देंगे। अभी आगे और वेपर प्रेशर का पार्ट है। वेपर प्रेशर इतना छोटा नहीं है, मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं 2 सब्सटेंसेस जो मिला रहा हूं, एक मिला रहा हूं ए और बी, या तो ये दोनों ही वॉलेटाइल हो सकते हैं, हाँ कि ना? या तो ये दोनों ही वॉलेटाइल हो सकते हैं। तब मेरे पास टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा मेरे सॉल्यूशन का? मतलब जो मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा, तुमने बोला जो मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा इसके अंदर ए और बी दोनों होंगे। हम लोगों ने पढ़ा जो पी ए होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वो पी नॉट ए जीटा ए के इक्वल होगा। और हम लोगों ने पढ़ा जो पी बी हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा वो पी नॉट बी जीटा बी के इक्वल होगा, हाँ कि ना? पूरा पूरा पढ़ा हम लोगों ने, कुछ गलत था? मैं चाहता हूँ टोटल प्रेशर कैसे निकालूं इसका, जब दोनों सब्सटेंस वॉलेटाइल है। ऐसा भी केस हो सकता था कि जो ए वाला है वो मेरे पास क्या होता, ए वाला जो है वो मेरे पास वॉलेटाइल होता, और जो बी वाला है वो मेरे पास क्या होता, बी वाला मेरे पास नॉन वॉलेटाइल होता। पॉसिबल चांसेस है, पॉसिबल चांसेस है, ओके ना? तब मेरे पास वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता? सबसे पहला हमारे पास राउल्ट्स लॉ का केस आता है जब वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है। मतलब सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है, सॉल्यूट भी इवेपोरेट हो सकता है और सॉल्वेंट भी इवेपोरेट हो सकता है। ए वाले का प्रेशर मैंने पी नॉट ए मान लिया, बी वाले का प्रेशर मैंने पी नॉट बी मान लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है डाल्टन्स लॉ। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरे पास ए वाला सॉल्यूशन जिसका प्योर वेपर प्रेशर मुझे क्या दे रखा है, पी नॉट, और ऐसे ही मेरे पास बी वाला जो सॉल्वेंट है उसका जो प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है पी नॉट बी। जैसे ही मैंने दोनों को ऐड कर, इसके अंदर तुम्हें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, ए का प्रेशर कम हो गया होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा, जिसको हम लोग ऑलरेडी निकाल करके आए हैं। पी नॉट ए हमारे पास, पी ए हमारे पास होता है पी नॉट ए जीटा ए के, और पी बी हमारे पास होता है पी नॉट बी इंटू में जीटा बी के। क्या कुछ गलत कहा मैंने? सही बात है कि नहीं? अब तुम खुद सोचो, अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहूंगा इसका, तो क्या मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर दूंगा? ए और बी ही सब्सटेंस, ए का पार्शियल प्रेशर पी ए, पीबी का पार्शियल, बी का पार्शियल प्रेशर पीबी। अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहूंगा सॉल्यूशन का, तो पी ए और पीबी को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। इसी चीज को डाल्टन्स लॉ कहते हैं। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? द टोटल प्रेशर बाय द मिक्सचर ऑफ अ गैसेस, दो या दो से ज्यादा गैसेस या लिक्विड्स को मिलाया जाता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। मतलब अगर किसी एक सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिक्स है, तो अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर इस सब्सटेंस का निकालना चाहूंगा तो दोनों के पार्शियल प्रेशर को क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। पी टोटल निकालने के लिए पी ए प्लस पीबी कर देते, क्या कोई दिक्कत? मतलब यहां से अगर मैं पी टोटल की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट ए जीटा ए, प्लस में पीबी को हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट बी जीटा। क्या कोई दिक्कत? ये हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है। इसको दिमाग में उतार लो, अपनी कॉपी में लिख के साइड में एक मार्कर, एक उससे हाइलाइटर से बॉक्स बना दो कि इसको अपने दिमाग में हमेशा रखना है। ये तो चौथी कक्षा में पढ़ते थे हम, हाँ कि ना? छी यार, कितना आसान सी बात है यार, ये तो बहुत आसान सी बात है कि टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए पी और पीबी को ऐड करेंगे, और पी की वैल्यू हम लोग पी नॉट ए जीटा पहले निकाल चुके, पीबी की वैल्यू हम लोग पी नॉट बी जीटा भी पहले निकाल चुके। क्या कोई दिक्कत? इजी है यानी? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब तुम्हें पता है इस फॉर्मूला को फर्दर और सिंप्लीफाई करा जा सकता है, और सिंप्लीफाई करा जा सकता है, करते हैं। मैंने बोला कि जो टोटल वेपर प्रेशर उसको निकालने के लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को ऐड करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, पी नॉट ए जीटा ए प्लस में पी नॉट बी जीटा बी। ये टोटल वेपर प्रेशर आया हमारे पास, हाँ कि ना? इसके अंदर सारे फॉर्मुलास लिखते रहेंगे एक एक करके। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, ये प्योर प्रेशर ऑफ ए है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, ये प्योर प्रेशर ऑफ बी, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। क्या तुम लोगों को ये ज्ञात है कि जो जीटा ए और जीटा बी है दोनों मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है? सारी मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 के इक्वल होता है, हाँ कि ना? क्या मैं यहां से जीटा ए को 1 माइनस जीटा बी लिख सकता हूं, हाँ कि ना? बिल्कुल भाई, हम लोग तो लिख सकते हैं। क्या मैं ये जीटा ए की वैल्यू को यहां पे पुट कर दूं? हाँ करो। पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए, जीटा ए की जगह डाल दिया मैंने 1 माइनस जीटा बी,
प्लस में पी नॉट बी इंटू में जीटा। क्या कुछ गलत कहा मैंने? तो एक फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी प्लस में पी नॉट बी इंटू में जीटा बी। क्या कुछ गलत कहा मैंने? यहां से जीटा बी को ले लूंगा कांस्टेंट, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस में जीटा बी को लिया मैंने बाहर कांस्टेंट, अंदर मेरे पास बचा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। क्या कुछ गलत कहा मैंने? सही बात है कि नहीं? इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू जीटा बी इंटू में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस में पी नॉट। एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आता है। क्या आया हमारे पास? पी टोटल इज इक्वल टू जीटा बी इंटू में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस में पी नॉट। अब याद करो मैंने तुम्हारे को बताया था ए वाला मेरे पास क्या था, ए वाला मेरे पास सॉल्यूट और बी वाला मेरे पास क्या था, बी वाला मेरे पास सॉल्वेंट था और दोनों के दोनों वॉलेटाइल थे, हाँ कि ना? ये फॉर्मूला तुम कब यूज करोगे? जब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा हो किससे? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट से। तुम कहोगे कैसे बात कर रहे हो? तुम खुद सोचो, पी नॉट बी में से पी नॉट ए को माइनस कर दे, मतलब कहीं ना कहीं पी नॉट बी यानी बी वाले का सॉल्वेंट का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। इस फॉर्मूला को तुम लोग कब यूज करोगे? व्हेन पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। और उसको याद करना भी बहुत आसान है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसमें से कम वाले को माइनस करो, साथ में उसकी ज्यादा वाले की मोल फ्रैक्शन प्लस में कम वाले का वेपर प्रेशर। छी, अभी देखना एक और कर सकते हैं। क्या मैं सेम इसको हटा दूं? हाँ हटा देते हैं। क्या मैं सेम फॉर्मूला को, अभी मैंने क्या करा था, पहले मेरे पास जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1 था, मैंने क्या करा था, जीटा बी को तो ले आकर माइनस कर दिया था। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जीटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा ए? बिल्कुल कर सकता हूँ, जीटा ए को तो ले जाकर माइनस कर सकता हूँ। अब इस जीटा बी की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मेरे पास क्या आएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस में पी नॉट बी, जीटा बी की जगह क्या डाल दूंगा 1 माइनस जीटा। क्या कुछ गलत था मैंने? सही बात है, जीटा बी की जगह क्या डाल दिया मैंने, पी नॉट बी 1 माइनस जीटा। क्या कुछ गलत था? अब पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू में जीटा ए प्लस में पी नॉट बी अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू में जीटा ए। इन दोनों को साथ में ले लूंगा, मेरे पास आ जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए माइनस में पी नॉट बी जीटा ए प्लस में पी नॉट बी। यहां से जीटा ए को कॉमन ले लूंगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी जीटा ए कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस में पी नॉट बी। यहां पर तुम ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? एक फॉर्मूला पी टोटल का और आ गया, वो क्या आया है? वो आया है जीटा ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस में पी नॉट बी। कब यूज करेंगे? जब हमारे पास ए वाले का वेपर प्रेशर बी के मुकाबले, जब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट ज्यादा होगा। और फिर वही यूज करना है, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करा, ज्यादा वाले की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दी, प्लस में कम वाले का प्योर वेपर प्रेशर प्लस कर दिया। हाँ कि ना? छी 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 छी, कितना इजी है, चौथी कक्षा में पढ़ते थे। यही 4 फॉर्मूलास अपने दिमाग में चिपका लो, चिपका लो, घुसा लो दिमाग में। अभी ग्राफ भी पढ़ेंगे इसका, अभी ग्राफ भी पढ़ेंगे इसका, लेकिन अभी तक कोई डाउट है तो यही सेम चीज मैंने नीचे लिख रखी है। सबसे पहले जब पी नॉट ए पी नॉट बी से ज्यादा होता है, जब पी नॉट ए पी नॉट बी से ज्यादा होता है, व्हेन द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट इज मोर देन द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। जब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के मुकाबले ज्यादा होता है, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, देख लेना, यही आएगा। यही करा हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूट करते हैं और आ गया जीटा ए इज इक्वल टू पी नॉट इनटू में पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस में पी नॉट बी। और जब उल्टा हो जाता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो हमारे पास आ जाता है जीटा बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस में पी नॉट ए। ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करो, ज्यादा वाले की मोल फ्रैक्शन रख दो साथ में, प्लस में कम वाले का प्योर वेपर प्रेशर। छी 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 छी। ग्राफ चेक कर लेते हैं, ग्राफ चेक कर लेते हैं दोनों का कैसे बनेगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, यही से देखते हैं पी टोटल से। ग्राफ देखने के लिए क्या करता हूं मैं, यहाँ पे 2 एक्सेसेस बना लेता हूं। मैंने बोला कि एक जगह पर मैं क्या मान लेता हूं, ये मान लेता हूं मेरे पास ए वाले की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0, ए वाले की मोल फ्रैक्शन 0, तो क्या उसका कोई वेपर प्रेशर होगा? नहीं भाई, मुझे पता है अगर ए वाले की मोल फ्रैक्शन 0 है तो उसका कोई सा भी वेपर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स ही नहीं है। और यहां तक आते आते मैंने बोल दिया कि उसके जो जीटा ए है उसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, मतलब पूरा पूरा सॉल्यूशन मेरे पास किसका है? ए का। मतलब यहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ प्रेशर की वैल्यू होगी, उसको मैं कह लेता हूं पी नॉट। मैंने बोला यहाँ पे हमारे पास जीटा ए की वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है? 0। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 होने का मतलब क्या है कि कोई सा भी मॉलिक्यूल है ही नहीं हमारे पास ए का। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके इक्वल होगी? 1 के, मतलब पूरा पूरा सॉल्यूशन मेरे पास किसका है? ए का। जिससे मेरे पास वहां पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो किसका होगा? पूरा पूरा ए का ही होगा, यानी पी नॉट ए होगा। ये मेरे पास ग्राफ आया है
पी ए। कैसे प्लॉट करा मैंने? प्लॉट करा पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू में जीटा। जब जीटा ए की वैल्यू 0 तो उससे लगने वाला प्रेशर भी 0। जब जीटा ए की वैल्यू 1 तो यहां पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो पूरा पूरा पी नॉट ए के इक्वल हो जाएगा। उसी जगह तुम्हें पता है अगर मैं पीबी का ग्राफ देखूं तो वो होगा पी नॉट बी इंटू में जीटा बी। तुम खुद सोचो अगर मेरे पास पूरी पूरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 1 के इक्वल है तो क्या यहाँ जो बी की जो मोल फ्रैक्शन होगी वो 0 होगी? हाँ कि ना? अगर ए पूरा पूरा सोल्यूशन ही 1 है तो बी क्या है? 0। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी 0। अगर यहाँ पे पूरा पूरा ए 0 है तो किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? सिर्फ और सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे क्या है? 1। इधर मेरे पास जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा? पी नॉट बी। इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग सॉल्यूशन है, उनके प्योर वेपर प्रेशर अलग अलग हो सकते हैं मे बी। अब यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में लाइन ज्वाइन करती है एक दूसरे को, ये होता है हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ पी ए प्लस में पी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ पी। ग्राफ टफ है? कहीं से टफ है? बहुत ईजी है यानी पक्का। अब थोड़ी सी सांस ले लो क्योंकि अब हमारे पास केस 2 आने वाला है राउल्स लॉ का, और यही सेम हमारी आगे जाकर के एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कोई दिक्कत? अब हम लोग इसके अंदर पता क्या करेंगे? अब इसके अंदर हम लोग करेंगे सॉल्वेंट को तो वॉलेटाइल मानेंगे। क्या बोला मैंने? सॉल्वेंट को तो वॉलेटाइल मानेंगे पर सॉल्यूट जो इसके अंदर ऐड करेंगे उसको नॉन वॉलेटाइल मानेंगे। मैंने बोला कि मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ए बीकर है और ए बीकर मेरे पास क्या है? सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। और ये कैसा सॉल्वेंट है? ये एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, यानी इसका जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? पी नॉट। क्या कुछ गलत था मैंने? साथ में इसके अंदर मैं एक बी पार्टिकल ऐड करता हूं जो कैसा है नेचर के अंदर? नॉन वॉलेटाइल है। ये हमारे पास क्या है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट को मैंने यहाँ पे क्या माना है? नॉन वॉलेटाइल। जिस सॉल्वेंट को नॉन वॉलेटाइल क्यों नहीं माना अभी तुम्हारे को आगे जाके समझाऊंगा। अब जैसे ही मैं दोनों को मिक्स कर दूंगा, जैसे ही मैं दोनों को मिक्स कर दूंगा तो अब क्या होगा? पहले ए के पार्टिकल सरफेस पे थे पर अब बी के भी पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे। अब बी वाले का तो खुद सोचो, बी वाला तो इवेपोरेट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा वो किसके इक्वल होगा? 0। ए वाले का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? वो हमारे पास होगा पी नॉट ए जीटा ए के। पहले ही पढ़ के आ चुके हम लोग, हाँ कि ना? जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन ए की होगी उतना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर आएगा। लेकिन क्या प्रेशर ए का रिड्यूस हो जाएगा? हाँ। हमने बोला कहीं ना कहीं जो पी ए है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, उसकी वैल्यू हमारे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए से कम होगी। क्या कुछ गलत का मैंने? जैसे ही उसके अंदर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ इस वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या ये जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है ये डिपेंड करता है कि मैं कितने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ? मान लो मैंने 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल 2 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया तो इस वजह से कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर कम होगा। अगर मैं 200 ग्राम लाकर के ग्लूकोज ऐड कर दूं तो यहाँ पे पार्टिकल और बढ़ जाएंगे बी के, हाँ कि ना? जिस वजह से वो इसको और इवेपोरेट नहीं होने देंगे, वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा ए वाले का, हाँ कि ना? ए वाले का वेपर प्रेशर कितना कम होता है ये डिपेंड कर रहा है कि मैं कितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल ऐड ला के कर रहा हूँ। इसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई सी भी ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर, कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लाके ऐड करे जा रहे हैं। 2 सॉल्यूट पार्टिकल, और ये देखो यहाँ पे हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू में कम होना डिपेंड करता है कि मैं कितने ला करके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ। 2 लाके ऐड करूंगा तो वेपर प्रेशर थोड़ा कम होगा, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाके ऐड कर दूंगा तो बहुत ज्यादा ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? दैट्स व्हाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखा हुआ है तुम्हारे को? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ और साथ में एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। मेरे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो पी नॉट है। जैसे इसके अंदर लाके मैंने बी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करा तो यहाँ पे इसका क्या होगा? यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ कम हो जाएगा पीए का। पी टोटल निकालने के लिए फिर दोबारा से पीए प्लस पीबी कर देंगे, पर पीबी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने की वजह से यहाँ पे पीबी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो 0 हो जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ए वाले का जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो प्योर प्रेशर ऑफ ए से कम ही रहेगा। यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज अ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होना जब कभी भी उसके अंदर कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करा जाता है। ये सॉल्यूट पार्टिकल ना, ये सॉल्यूट पार्टिकल यहां पर तुम्हारी लाइफ की उस नेगेटिविटी की तरह है जो तुम्हारे को पीछे खींचती है, तुम्हारे फोन की तरह, तुम्हारे इंस्टाग्राम की तरह, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे चलने वाली वो जो चुड़ैलों वाली रील आती गंदी गंदी सी, वो उनकी तरह ये तुम्हारे को पीछे खींच रही है, तुम्हारे पोटेंशियल को कम कर रही है। जैसे ये जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल है इस ए वाले के प्रेशर को कम करते थे, हाँ कि ना? पहले सिर्फ ए वाले का प्रेशर जो था, सारे ए वाले के पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करके बस अपना उड़ उड़ के प्रेशर बना रहे थे, हाँ कि ना? जैसे ही उसके अंदर मैंने बी वाले पार्टिकल्स को ऐड करा वो क्या करेंगे? उसके ऊपर कवर कर लेंगे उसको
जिस वजह से हमारा जो पहले प्रेशर आ रहा था वो उतना प्रेशर नहीं आ पाएंगे, और ये खुद तो उड़ नहीं पा रहे, खुद तो प्रेशर नहीं बना पाते सॉल्यूट पार्टिकल, नॉन वोलेटाइल है, ये दूसरे का भी प्रेशर कम कर देते हैं ऐड होकर के। रिलेटेबल, रिलेटेबल, इसी चीज को रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर is the decrease in vapor pressure of a solvent, solvent का vapor pressure when non-volatile solute is dissolved in it. It is a colligative property which mean it depend on the number of the solute particle in a solution, not the nature of the solute. अब मैं बताऊं, अगर मैं मान लो इसके अंदर 2 पार्टिकल्स या 2 मोल ऑफ ग्लूकोज लाके ऐड करता, और मान लो 2 मोल ऑफ सुक्रोज लाके ऐड करता, 2 मोल ऑफ सुक्रोज लाके ऐड करता, तो 2 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना होता है 180, 2 मोल ग्लूकोज का मास हो गया हमारे पास 360 ग्राम, और 2 मोल सुक्रोज, 1 मोल सुक्रोज का मास होता है 342, 342, तो 2 मोल सुक्रोज का मास हो गया 684। अब एक बात बताओ, तुमसे छोटा सा क्वेश्चन कि कौन वेपर प्रेशर को ज्यादा कम करेगा, मतलब रिडक्शन इन वेपर प्रेशर किसकी वजह से ज्यादा होगी, ग्लूकोज की वजह से या सुक्रोज की वजह से? तुम कहोगे सुक्रोज की वजह से। द आंसर इज रॉन्ग। Colligative property only depend on the number of particle, do not depend on the nature of the particle, nature of the particle के ऊपर डिपेंड नहीं करती। 2 मोल ग्लूकोज के अंदर भी उतने ही पार्टिकल होंगे जितने 2 मोल सुक्रोज के अंदर पार्ट होंगे, क्योंकि एक मोल के अंदर 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, तो दोनों के दोनों मोल्स के अंदर कितने होंगे 12.044 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल दोनों का नंबर सेम है, दोनों सिर्फ पार्टिकल के नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कितना प्रेशर कम होगा। क्या कोई दिक्कत? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर। क्या कोई दिक्कत? तुम चाहे 2 मोल ग्लूकोज ऐड करो, चाहे तुम 2 मोल सुक्रोज, भले ही 2 मोल सुक्रोज का मास ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों के अंदर सेम है, दोनों का जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। क्या कोई दिक्कत? हाँ, अभी इसको डिराइव भी कर लेंगे, अभी इसको डिराइव भी कर लेंगे, ध्यान से सुनो। चलो डेरिवेशन ही करते हैं। इन्होंने बोला डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लो मेरे पास एक ए वाला सॉल्वेंट था जिसका प्योर वेपर प्रेशर पी नॉट ए रखा था, इसके अंदर मैंने बी वाला नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, जिस वजह से इस बी वाले ने क्या करा, इस ए वाले के पार्टिकल के सरफेस के ऊपर क्या ले ली, जगह ले ली अपनी, ए बी, जिस वजह से बी का प्रेशर थोड़ा, बी वाला तो प्रेशर 0 है, पीबी की वैल्यू तो 0 ही है, ए वाले का जो पार्शियल प्रेशर है वो कहीं ना कहीं ए नॉट के मुकाबले पी नॉट ए के मुकाबले कम है, हाँ कि ना। अगर मैं यहाँ पे चेंज इन प्रेशर को लिखना चाहूं तो चेंज इन प्रेशर कैसे निकालूंगा, मतलब कितना ए में प्रेशर में चेंज आया, तो उसको निकालने के लिए क्या, जो बड़े वाला वेपर प्रेशर उसमें से छोटे वाले वेपर प्रेशर को माइनस कर दूंगा, हाँ कि ना, पी नॉट ए माइनस पी ए। कुछ गलत था मैंने, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। क्या मैं पी ए की जगह पे, तुम्हें पता है पी ए मेरे पास किसके इक्वल होता है, पी नॉट ए इंटू में जीटा ए के इक्वल होता है, हाँ कि ना, पढ़ गया है राउल्स लॉ में। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू में जीटा ए। मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पी नॉट ए ले लूंगा यहाँ से कॉमन, पी नॉट ए ब्रैकेट में 1 माइनस जीटा ए, पी नॉट ए को लाके नीचे डिवाइड कर दूंगा, डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा ए को लिख लूंगा जीटा बी। कैसे लिख लूंगा, हमें पता है जीटा ए और जीटा बी दोनों को सम करके आंसर हमेशा क्या आता है 1। क्या कुछ गलत था मैंने? तो जीटा बी मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस जीटा ए, 1 माइनस जीटा ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब यहां से मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके इक्वल आ रही है, ये आ रही है मेरे पास चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर कैसे लिखते थे, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए। ये आ गया हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर का कम होना इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिराइव करके निकाला हम लोगों ने। तो वैसे सब लोग जनरली यही कहते हैं कि वेपर प्रेशर का कम होना डिपेंड करता है कि हम लोग कितने सॉलिड पार्टिकल ऐड कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जब हम लोग उसको प्योर प्रेशर से रिलेट करते हैं। तो the ratio of change in vapor pressure upon में pure vapor pressure of the solvent is always equal to the number of solute particles added in a, तुम देख पा रहे हो बी वाला हमारे पास क्या था, सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एडेड इन अ सॉल्वेंट। डिपेंड कर रहा है कि हमारा वेपर प्रेशर कितना कम होगा कि हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल कितने ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे मोल्स की वैल्यू ज्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी, तो ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा। क्या कुछ गलत का मैंने, सही बात है कि नहीं? और यही डेरिवेशन नीचे दिख रहा है, देखो ये वाली डेरिवेशन और नीचे वाली डेरिवेशन में अंतर है, दोनों सेम ही निकालेगी, दोनों सेम ही, लेकिन ये वाली ज्यादा इजी है, इसको देख लो अगर तुम लिखना चाहते हो तो। क्या कोई दिक्कत? देखो इन्होंने क्या बोला, पीबी और पी नॉट भी दोनों इक्वल 0 है, पीए की वैल्यू पी नॉट ए जीटा ए इक्वल है, चेंज इन प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, हम लोगों ने यहाँ पे पुट करा, इन्होंने पी नॉट ए को कॉमन लिया, यहाँ पे 1 माइनस जीटा ए आएगा, यहाँ पे गलती हो रखी है, देयर इज अ मिस्टेक। अगर मैं यहाँ से पी नॉट ए कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस जीटा ए बचेगा, और 1 माइनस जीटा ए को हम लोग आगे जाकर के
अच्छा इन्होंने जीटा ए की जगह पे ही वन माइनस, देखा मैंने कहा था ना इन्होंने गलत अलग कर रखी है, अलग क्या कर रखी है कि जीटा ए की जगह पे वन माइनस जीटा भी पुट करना, सीधा सीधा हम लोगों ने यहाँ से पी नॉट ए कॉमन लेके वन माइनस जीटा ए को जीटा भी लिख दिया था, इन्होंने जीटा ए की जगह पे वन माइनस जीटा भी पुट करा, फिर क्या करा यहां से अब पी नॉट ए कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे बचा वन माइनस वन प्लस जीटा भी, क्योंकि बाहर माइनस था तो साइन चेंज होगा, माइनस वन प्लस वन कट गया, मेरे पास जीटा भी बचा, जीटा पी नॉट ए आगे नीचे डिवाइड हो गया। इन्होंने पता कैसे करा है, देखो अगर मैं तुम्हारे को इनका तरीका करवाना चाहूँ, हम लोगों ने यहाँ तक तो सेम करा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, इधर से जीटा ए की जगह वन माइनस जीटा भी डाल दिया, क्या कोई दिक्कत। अब इन्होंने देखा माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, अगर हम लोग पी नॉट ए कॉमन ले लेंगे तो इधर मेरे पास क्या बचेगा वन माइनस वन प्लस जीटा बी, क्या कुछ गलत कहा मैंने, साइन चेंज हो गया ब्रैकेट के साथ, माइनस वन प्लस वन कट गया, मेरे पास जीटा भी आ गया, मेरे पास फिर वही सेम चीज आ गई, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू में जीटा बी, और पी नॉट ए नीचे आके डिवाइड हो गया, जीटा बी की वैल्यू मेरे पास आ गई डेल्टा पी अपॉन में पी, कुछ गलत काम लोगों ने, वही सेम चीज करी है, सेम ही चीज आ रही है, हमारा वाला तरीका ज्यादा आसान था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यही हमारे पास आ रहा है पी नॉट ए माइनस पी अपॉन में पी नॉट ए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड अपाउंट ऑन द अमाउंट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि हम लोग कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड, क्या कोई दिक्कत। ग्राफ हमारे पास सीधा सीधा दे रखा है, ए वाले की वैल्यू हमारे पास ए वाले की वैल्यू होगी, बी वाला तो जीरो होगा, हाँ कि ना, क्योंकि बी वाला तो नॉन वोलेटाइल है, उसका कोई प्रेशर ही नहीं होगा, क्या मैंने कुछ गलत कहा, सही बात है कि नहीं। अब ये भी लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ यूरिया एंड 1 मोल ऑफ सुक्रोज आर सेम लोअरिंग वेपर प्रेशर, दोनों का लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमेशा सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये चीज डिपेंड ही नहीं करती कि तुम लोग कौन से नेचर का सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, अगर अमाउंट दोनों का सेम है 1 मोल तो आंसर दोनों के लिए हमेशा सेम ही आएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दोनों के लिए सेम ही। अब हमारे पास आ रहा है रिलेशन बिटवीन राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक के बाद इसको खत्म करेंगे, और क्वेश्चन सबके एक साथ ही करवा दूंगा तुम्हारे को, सोच रहा हूँ हाँ कि ना, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा, या तो दो तीन क्वेश्चन अभी देख लेंगे, छेड़ लेंगे, मैं तुम्हारे को क्वेश्चन दे दूंगा, थोड़े से खुद प्रैक्टिस करना, थोड़े से हम करेंगे, दोनों का भाईचारा ऑन टॉप। तुम्हें पता वीडियो ज्यादा हो जाएगी ना, मतलब तुम लोग थक जाओगे करते करते, तुम्हारा दिमाग थक जाएगा, क्या मास्टर तू ही थक रहा है, हम पे नाम लगा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बीच का ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक ले लेते हैं, ओहो हो सच बात निकल गई मुझसे, तुम लोग ब्रेक कर ले सकते हो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हम लोग तो पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, हमारा टॉपिक आ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, बोला कहाँ है हमारा, ये रहा। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं तुम्हारे को क्या समझाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे को समझाना चाहता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू में जीटा ए, आपकी ना, ये हमारा राउल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो प्योर प्रेशर ऑफ ए इंटू में जीटा ए के इक्वल, ये जो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लेते हैं, ये किसके अंदर लेते हैं, सॉल्यूशन के अंदर या वेपर फेज के अंदर। देखो ये मेरे पास पूरा पूरा बीकर है, ए और बी मेरे पास सॉल्यूशन में भी पड़े हैं, और ए और बी मेरे पास वेपर फेज में भी पड़े हैं। अब यहां पर मैंने बोला कि जो ए वाले का प्रेशर बनेगा, जो यहाँ पे ए वाला सब्सटेंस है, मान लो ये जो रेड वाले पार्टिकल्स है वो ए के हैं, और जो येलो वाले पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं, बी के। मैंने कहा ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ले रहा हूं वो मैं किसके अंदर ले रहा हूँ, सॉल्यूशन फेज में ले रहा हूँ या वेपर फेज में ले रहा हूँ, ये हमेशा होती है सॉल्यूशन के अंदर ए की कॉन्सेंट्रेशन की, सॉल्यूशन के अंदर ए की जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उसका प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन क्या वेपर के अंदर ए वाले पार्टिकल्स नहीं है भाई, क्या उनकी मोल फ्रैक्शन का कोई मायने नहीं रखता, रखता है, बिल्कुल रखता है। डाल्टन्स लॉ बात करता है हमेशा गैसियस वेपर प्रेशर, गैसियस मोल फ्रैक्शंस की, गैसियस मोल फ्रैक्शन, ए वाला पार्टिकल लिक्विड के अंदर भी है और ए वाला पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर होने के साथ साथ गैसियस फॉर्म में भी है, दोनों के अंदर इसकी कोई ना कोई मोल फ्रैक्शन है, और दोनों के दोनों ही क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करेंगे उसका वेपर प्रेशर बनाने के लिए। तो हम लोग व्हाई वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन, तो यही छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है कि हमारे पास जो राउल्स लॉ होता है वो बात करता है हमेशा कौन से फेज की, सॉल्यूशन फेज की, और जो हमारा डाल्टन्स लॉ है वो हमेशा बात करता है किसकी फेज की, वेपर फेज की। क्या कोई दिक्कत। अब सॉल्यूशन फेज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, देखो कितना बेसिक सा डिफरेंस है, सॉल्यूशन फेज के अंदर राउल्स लॉ इज एप्लीकेशन फॉर अ लिक्विड फेज, ऑलवेज लिक्विड फेज की बात करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन अ लिक्विड इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ ए इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ लिक्विड। क्या कोई दिक्कत। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन अ लिक्विड इज ऑलवेज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ बी इन अ लिक्विड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या कोई दिक्कत। यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पहले से निकाल के सीख के आया हूं, टोटल मोल्स ऑफ ए अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या कोई दिक्कत। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहूं तो वो भी सीख के आया हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। क्या कुछ गलत कहा मैंने।
लेकिन उसी जगह डाल्टन्स लॉ बात करता है किस फेज की, गैस और वेपर फेज की। जहां पे तुम्हारे को बोला गया है अगर वेपर फेज के अंदर ए का जो प्रेशर है वो देखना चाहूं पार्शियल प्रेशर, तो वो मेरे पास होगा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर अभी हम लोग निकालना सीखा है, कैसे निकालते हैं टोटल प्रेशर, पी नॉट ए जीटा ए प्लस में पी नॉट बी इंटू में जीटा बी। हाँ कि ना, पढ़ के आए। टोटल वेपर प्रेशर इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ वेपर फेज। क्या होती है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। क्या कोई दिक्कत? अभी देखना, बड़ी इजीली डिराइव कर लेंगे। अभी पहले टर्म समझ लो क्या होती है, क्या क्या नहीं होती। वाई ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर मैं बी की वेपर फेज के अंदर पार्शियल प्रेशर निकालना चाहता हूँ, दो पार्टिकल्स मिक्स हो रखे हैं वेपर फेज के अंदर ही, मतलब ये सोचो गैसेस के अंदर भी दो पार्टिकल मिक्स हो रखे हैं जो एक दूसरे के प्रेशर के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। जैसे अभी तक पानी के अंदर डाल रहे थे वैसे ही गैसेस के अंदर भी तो इफेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक गैसियस सिस्टम है, मेरे पास एक गैसियस सिस्टम, यहाँ पे लिक्विड, लिक्विड की तो सारी बात हम लोग कर चुके हैं। गैसेस के अंदर भी तो ए और बी के पार्टिकल आपस में मिक्स हो रखे होंगे, हाँ कि ना। गैसेस के अंदर भी तो ए और बी के पार्टिकल आपस में मिक्स हो रहे होंगे, जिस वजह से ए और बी का पार्टिकल का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन अ वेपर फेज इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ वेपर फेज। वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन अ वेपर फेज इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन अ वेपर फेज। नीचे ये सारी बातें लिख रखी है। ए इन अ लिक्विड का मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन अ लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन अ लिक्विड। क्या कोई दिक्कत? ऐसे ही यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन अ वेपर फेज और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन अ वेपर फेज, वेयर वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड्स, नहीं वेपर, इन वेपर, इन वेपर। क्या कोई दिक्कत? सही बात है कि नहीं? गलत टाइप हो गया वो, मतलब वेपर के अंदर हम लोग देखते हैं। अब कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुम्हारे को मैंने बताया था कि जब कभी भी हम लोग वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो हम लोग वो बात करते हैं हमेशा इक्विलिब्रियम के ऊपर। किसके ऊपर? इक्विलिब्रियम के ऊपर। और इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंच करके क्या जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन अ लिक्विड है, क्या वो इक्वल नहीं हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन अ वेपर फेज? सही बात है कि नहीं? जितना लिक्विड के अंदर पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही हमारे वेपर फेज में भी पार्शियल प्रेशर होगा। क्या कोई दिक्कत? जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे दोनों लिक्विड और वेपर का प्रेशर क्या हो जाता है, सेम। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन अ लिक्विड हम लोग कैसे निकालते हैं, पी नॉट ए इंटू में जीटा ए, और इसको निकालते हैं कैसे हैं, पी टोटल इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ वेपर फेज। क्या कोई दिक्कत? अगर मुझे यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कभी निकालनी पड़ी इन अ वेपर फेज, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वेपर फेज, तो ये मेरे पास किसके इक्वल होगी, पी नॉट ए जीटा ए के अपॉन में पी टोटल, नीचे आके पी टोटल। बहुत इजी है। ऐसी अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालनी होगी ना वेपर फेज, तो पी नॉट बी उसका प्योर वेपर प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में अपॉन में पी। बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। कहीं से मुश्किल है? इजी है या नहीं? इतना तो दिमाग में रखना ही रखना। अगर तुम्हारे को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस कभी किसी भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस की गैसियस फेज के अंदर, वेपर फेज के अंदर पूछी जाती है, तो उसका प्योर वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट अपॉन में टोटल मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर। क्या कोई दिक्कत? यही करा हम लोगों ने। दोनों इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे होंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा, पी नॉट ए पी नॉट बी, हम लोगों ने दोनों की वैल्यूज को आपस में इक्वल रखा। हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ वेपर फेज इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा अपॉन में पी टोटल। अब यहां से मेरी बात ध्यान से समझना, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने करा कि वाई अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू जीटा अपॉन में पी टोटल। देखो कुछ नहीं करा, देखो बस वही है कि फॉर्मुला को घुमा फिरा के लिख रहे हैं। पी नॉट ए को नीचे ले आए तो उन्होंने लिखा वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ वेपर फेज अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ लिक्विड स्टेट अपॉन में पी टोटल। कुछ नहीं करा, बस नीचे लाके डिवाइड कर दिया। कोई नई चीज है वो? कुछ नई चीज नहीं है, सेम ऐसे भी कर सकते हम लोग, वाई बी अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल टू जीटा बी अपॉन में। क्या कोई दिक्कत? छी, हाँ है, इसकी जरूरत नहीं है। जब ये याद हो जाएगा तो फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जहां पे YA इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन अ वेपर फेज एंड जीटा इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन अ लिक्विड फेज। क्या कोई दिक्कत? वो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके तुम्हारे पास निकाल देंगे 1 अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू YA प्लस YB अपॉन में P नॉट A P नॉट B। इसकी इतनी ज्यादा यहाँ तक की जरूरत पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा। क्या कोई दिक्कत? बाकी तुम लोग अगर करना चाहते हो तो तुम्हारा मास्टर यार तुम्हारे को ये भी करवा देगा। तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? किसको बनाएंगे वो लोग इक्वेशन नंबर 1, इसको बनाएंगे वो लोग इक्वेशन नंबर 2। देखो जीटा ए अपॉन में पी टोटल प्लस में जीटा बी अपॉन में पी टोटल इज इक्वल टू वाई अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू वाई नॉट बी अपॉन में पी नॉट बी। ये प्लस आएगा बीच में, और फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं वो लोग 1 अपॉन पी टोटल कॉमन ले लेना, जीटा ए प्लस जीटा बी किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। और हमारे पास करके ही दिखा देते हैं यार बालकों, लेकिन वैसे उसकी जरूरत इतनी नहीं है तुम्हें। उन्होंने इक्वेशन क्या बनाई, उन्होंने इक्वेशन बनाई वाई ए अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू जीटा ए अपॉन में पी टोटल
और भी बनाई वाई बी अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल टू जीटा बी अपॉन में क्या कुछ गलत था मैंने। अब इन्होंने बनाया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बनाया इक्वेशन नंबर सेकंड, उन्होंने बोला दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो जीटा ए अपॉन में पी टोटल प्लस में जीटा बी अपॉन में पी टोटल इज इक्वल टू वाई ए अपॉन में पी नॉट ए प्लस में वाई बी अपॉन में पी नॉट। यहां से हम लोग 1 अपॉन पी टोटल को कांस्टेंट ले लेते हैं तो हमारे पास जीटा ए प्लस जीटा बी बचेगा, 1 के इक्वल होता है दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम, वाई ए अपॉन में पी नॉट ए प्लस में वाई बी अपॉन में पी नॉट। As I have already told you कि this is not so tough। यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर पूरा खत्म कर चुके हैं। वेपर प्रेशर सही में अभी एक लेंदी पार्ट है, अभी आगे जाके खत्म नहीं हुआ। अभी तुम लोग इसके बाद आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन, आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन में पॉजिटिवली डेविएटेड, नेगेटिवली डेविएटेड, बहुत लंबा पार्ट पढ़ते हो अभी इसका आगे जाके। क्या कोई दिक्कत? अभी पढ़ोगे। लेकिन आज की क्लास के लिए वेपर प्रेशर की बेसिक तुमने खत्म कर लिए। वेपर प्रेशर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर से इफेक्ट होता है। 4 फैक्टर पढ़े। सबसे पहले टेम्परेचर पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा नेचर ऑफ द सब्सटेंस, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट, चौथा पढ़ा प्योरिटी ऑफ द लिक्विड। प्योरिटी ऑफ द लिक्विड के अंदर हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा कि एक सॉल्यूशन के अंदर 2 या 2 से सबसे ज्यादा सब्सटेंस को जब मिक्स करा जाता है जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी मोल फ्रैक्शन के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बेशुमार जरूरी टॉपिक। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जब 2 वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे तो डाल्टन्स लॉ लगता है। टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए पीए प्लस में पीबी कर देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कर देते हैं। हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर का फॉर्मूला पी नॉट ए जीटा ए प्लस में पी नॉट बी जीटा भी आ जाता है। अगर हमारे पास ए का प्रेशर बी से ज्यादा होता है तो हमारे पास फॉर्मूला लगता है पी टोटल इज इक्वल टू जीटा ए ब्रैकेट में पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस में पी नॉट बी। और अगर हमारे पास सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हमारे सॉल्यूट से ज्यादा होता है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या लगता है, पी टोटल इज इक्वल टू जीटा बी ब्रैकेट में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस में पी नॉट ए। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल सही बात है, मानसिक ने सही एकदम। ग्राफ करे उसके बाद, ग्राफ के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्राफ के बाद हम लोगों ने दूसरा केस पढ़ा इसका राउल्ट्स लॉ का, जहां पे हम लोगों ने सॉल्वेंट को वोलेटाइल रख के सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल रखा, जिससे हम लोगों ने देखा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसी चीज को रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर कहते हैं। इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिपेंड करती है हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने ऐड करते हैं। आके ना सही बात है कि नहीं, पूरी हम लोगों ने पढ़ी। और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा जीटा बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कितने कर रहे हैं, इसी पे डिपेंड करता है कि हमारा वेपर प्रेशर ए का कितना कम होगा। फिर हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के बीच का। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ बात करता है हमेशा गैसियस फेज की, राउल्ट्स लॉ बात करता है हमेशा लिक्विड फेज की। इधर हम लोगों ने गैसियस फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालनी सीखी, जिसका फॉर्मूला हमारे पास पी नॉट ए जीटा ए अपॉन में पी टोटल होता है। अगर वाई बी की निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई निकालनी है ना गैसियस फेज, तो वो हमारे पास होता है पी नॉट बी जीटा बी अपॉन में पी टोटल। बस 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 इतना पढ़ा, देखा 2 मिनट में समझ सकते पूरा लेक्चर। बाकी बहुत है आजकल के, आज के लिए इतना बहुत है। अभी इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तुम ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, एक ट्राई करना। अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हारे को ये क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हारे को ये क्वेश्चंस करवाऊंगा, तुम्हारे को सारे फॉर्मुलास रिवाइज करवाऊंगा अच्छी क्लास के, और फिर हम लोग इसके आगे का कंसेप्ट करेंगे। क्या कोई दिक्कत? या तो इसके लिए अलग से वीडियो करनी होगी, अलग से वीडियो कर लेंगे। क्या कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है, तुम लोग यहाँ तक पढ़ने के लिए आए, वेरी नाइस, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू लेके जाओ बड़ा सा, थैंक यू सो मच कि तुमने हमसे इतनी ज्यादा पढ़ाई करी और आगे भी पढ़ते रहोगे, हाँ कि ना, शाबाश। बाकी किसी भी बालक को अगर ये सारे नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट skillzilla.in के ऊपर जा सकता है, उसके ऊपर ये सारे के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, तुम उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।